चलिए बच्चों आगे चलते हैं। हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये देखा कि काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है। अब हम अगला काम करते हैं कि हमारे काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है। अगर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों पता लगे उसके बाद तो सिर्फ अपना जो पहले का न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था उससे हमारा सारा का सारा काम बन जाएगा। सुनिए बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास ये कोई रफ सरफेस है और इस रफ सरफेस पर लेट से आपके पास कोई m मास का ब्लॉक है। इस m मास के ब्लॉक को जो जमीन होगी वो ऊपर की तरफ किसी न किसी फोर्स से पुश करेगी, दैट इज द नॉर्मल फोर्स। अगर इस ब्लॉक के पास सामने की तरफ वेलोसिटी होगी तो इस पर कुछ न कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। जो काइनेटिक फ्रिक्शन इस पर पीछे की तरफ लगेगा, दिस काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। जिस सरफेस पर आप काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल रहे हो उस काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी वो उस सरफेस के नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और आपके पास कुल मिलाकर जो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू आएगी बड़ा दैट विल बी म्यू के इनटू नॉर्मल। ये जो म्यू के है बड़ा दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, बड़ा दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू आपको हमेशा सवाल के अंदर दे रखी होगी, आपको कभी खास ऐसी चिंता करने की ज़रूरत होगी नहीं। आप इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस, जो भी आपकी सरफेस है उसकी प्रॉपर्टी है और जितनी आपकी सरफेस की रफनेस ज़्यादा होगी, आपकी सरफेस की रफनेस जितनी ज़्यादा होगी हमारे इस कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी और फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा। सरफेस जितना कम रफ होगा म्यू के उतना ही कम होगा और स्मूथ सरफेस पर तो आपकी म्यू के की वैल्यू जीरो होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपके पास जीरो होगी। तो ये आपका एक तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड है। म्यू के बड़ा अपने आप में तुमने इतना तो नोटिस कर लिया होगा कि ये भी न्यूटन, नॉर्मल फोर्स भी न्यूटन, तो ऑब्वियस बात है इसके पास कोई यूनिट नहीं है, इट इज़ यूनिटलेस, इट इज़ डायमेंशनलेस। इसकी जो वैल्यू होगी बड़ा ज़ीरो या ज़ीरो से ज़्यादा होगी। ज़ीरो तो बड़ा कब होगी जब आपकी सरफेस स्मूथ हो, अदरवाइज ज़ीरो से ज़्यादा होगी। अब कितनी ज़्यादा हो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका सरफेस कैसा है। नॉर्मल फोर्स ब्लॉक पर लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन ब्लॉक पर लगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बड़ा आपका नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है। जैसे आप चाहो तो बड़ा ऑब्वियस बात है अंडर रूट ऑफ एन के स्क्वायर प्लस एफ के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपके पास जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है बड़ा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ नॉर्मल फोर्स का स्क्वायर प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन का स्क्वायर। बड़ा काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑफ कोर्स म्यू के इंटू एन का स्क्वायर। तो आपके पास नेट कॉन्टैक्ट फोर्स जाएगा नॉर्मल फोर्स इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू के का स्क्वायर। ये कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं कि याद किया जाए, मैं तो ऐसे लिख रहा हूँ। साथ ही साथ अगर कोई मुझे कह दे कि सर मैं क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकता हूँ क्या, बेटा बिल्कुल निकाल सकते हो। नॉर्मल फोर्स और नेट कॉन्टैक्ट फोर्स के बीच का जो एंगल है इससे हमने बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा था, मैं बड़ा आराम से कह सकता हूँ कि tan लैम्डा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, बड़ा बेस में आपका ऑफ कोर्स नॉर्मल। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑब्वियसली म्यू के इनटू नॉर्मल अपॉन नॉर्मल, बड़ा नॉर्मल से नॉर्मल कैंसिल और हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई है। कितनी वैल्यू आ गई एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, tan इनवर्स ऑफ म्यू की। ठीक है बच्चों, स्टैंडर्ड सी बातें थी, कोई ऐसी बहुत हाई फाई बड़ा बड़ा इसमें कोई बात थी नहीं, आसान आसान सी बातें थी। आगे चलते हैं। मेन चीज़ तो बड़ा ठीक है। अब स्टार्ट होती है कि एक बार हमें अगर काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों पता है तो हम सवाल कैसे करेंगे। तो चलिए कुछ सवाल देखते हैं। सवाल है कि हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है बेटा, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.3 है। इसके ऊपर एक 4 किलो का ब्लॉक है जिसे मैंने सामने की तरफ 15 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी देके छोड़ दिया, मतलब सामने की तरफ वेलोसिटी देके छोड़ दिया। अब हमेशा वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड नहीं रहेगी, क्यों? क्योंकि नीचे वाले सरफेस रफ है, उसका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.3 है। वो फ्रिक्शन लगाएगी पीछे की तरफ, वो फ्रिक्शन लगातार इसकी वेलोसिटी को घटाएगा 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 और फाइनली हमारे इस ब्लॉक की जो फाइनल वेलोसिटी है उसको जीरो कर देगा। मैंने कुछ सवाल पूछ रखे हैं सीक्वेंस के अंदर। पहला सवाल, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। बड़ा बहुत आसान। अगर मैं इस 4 kg के ब्लॉक की अगर बात करूं तो उस 4 kg के ब्लॉक पर सबसे पहले नीचे की तरफ mg 40 न्यूटन,
जो नीचे वाली सरफेस होगी उसने बेटा ज़रूर ऊपर की तरफ कोई ना कोई नॉर्मल लगाया होगा, दैट नॉर्मल ऑल्सो कम्स आउट टू बी ऑफ कोर्स 40 न्यूटन, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। नीचे वाली सरफेस के रेस्पेक्ट में इसके पास वेलोसिटी है राइट साइड में, तो ऑब्वियस बात है काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू के इंटू नॉर्मल। नॉर्मल कितना, तो मेरे बच्चे बोले सर नॉर्मल की ऑब्वियस बात है कि 40, तो बेटा नॉर्मल भी तो 40, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो है नहीं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की मेरे पास वैल्यू आ गई है 12 न्यूटन। पहला सवाल तो हो गया। मुझसे पूछा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। बेटा वैसे ब्लॉक के पास रिटार्डेशन है, क्योंकि वेलोसिटी आगे है, फोर्स पीछे है, तो एक तरीके से रिटार्डेशन है। क्या मैं इस एक्सेलरेशन को निकाल सकता हूं? बिल्कुल। फोर्स है 12 न्यूटन, इट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सॉरी मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू सॉल्व करते मेरे पास आ गई है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक तरह से आपका रिटार्डेशन है। वेलोसिटी है आगे, एक्सेलरेशन है पीछे, लगातार वेलोसिटी घटेगी 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 घटेगी, कहीं ना कहीं जाकर वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी? जीरो। जैसे ही वेलोसिटी जीरो हो जाएगी फिर आपका फ्रिक्शन लगना हो जाएगा बंद, बेटा फिर कोई फ्रिक्शन नहीं लेगा। तो किसी न किसी टाइम टी पर बेटा आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। टाइम व्हेन ब्लॉक स्टॉप्स, बेटा कब रुकेगा? इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन प्यारे बच्चों पता है, टाइम निकालना है, फाइनल वेलोसिटी पता है। बेटा किसी एक साइड को प्लस बोल दो, किसी एक साइड को माइनस बोल दो। बेस्ट इक्वेशन विल बी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी? 0। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? 15। बेटा व्हाट इज द एक्सेलरेशन? -3 इनटू टी। टाइम की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है 5 सेकेंड्स। 5 सेकंड में आपका जो ब्लॉक है बेटा रुक जाएगा। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स। आखिर इस ब्लॉक ने रुकने से पहले कितने डिस्टेंस ट्रेवल की? वैसे अब आपको पता तो लग ही चुका है कि 5 सेकंड रुकेगा, तो आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ इसको भी लगा सकते हो। और यूँ आप ये भी कह सकते हो कि सर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल बेटा आपके पास वेलोसिटी है 15 प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है -3 इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 15 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 3। ये दोनों कैंसिल, बेटा ये कितना आ गया 5, बड़ा 15 75 75 बराबर 2, बड़ा आई थिंक 37.5 मीटर्स। तो कोई हमसे पूछे कि रुकने से पहले इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो दैट कम्स आउट विद 37.5 मीटर्स। सिंपल सा सवाल। मेन चीज क्या थी? काइनेटिक फ्रिक्शन लिखना। चलिए सवालों को हल्का सा लेवल अपन और बढ़ाते हैं। अगेन बेटा मेन काम तो काइनेटिक फ्रिक्शन लिखना ही है। उसके बाद तो जैसे सवाल बेटा हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के पहले से करते आ रहे थे, जैसे काइनेमेटिक्स के सवाल हम पहले से करते आ रहे थे, वैसे ही सवाल और हैं। कोई ऐसी नई बात इसमें नहीं है, नहीं है। ये हमारे पास एक ब्लॉक है, बड़ा सवाल बड़ा है, आराम से इत्मीनान से चिल टाइप से करना, ठीक है। एक m मास का ब्लॉक है, एक इंक्लाइंड प्लेन पर है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और इंक्लाइंड प्लेन के और ब्लॉक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। मैंने इस ब्लॉक को ऐसे ऊपर की तरफ वेलोसिटी दे दी है u, ठीक है। अब मैं आपसे 2 सवाल पूछ रहा हूं। फाइंड टाइम ऑफ असेंट, ऊपर जाने का टाइम बताओ, और साथ ही साथ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स। रुकने से पहले इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की है, एक बार ये बताओ। सिर्फ 2 ही सवाल है, लेकिन ये दोनों सवाल हम करें उससे पहले बेटा हमें एक बार ये पता करना पड़ेगा कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन वगैरह क्या है। वो हम आराम से इत्मीनान से सोचते हैं। चलिए बेटा अगले पेज पे सोचते हैं। सुनना, हमारे पास बेटा ये हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन, ये आपके पास एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ये मेरे पास m मास का ब्लॉक। बेटा थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया मैंने। सबसे पहले mg लगेगा, उस mg के 2 कंपोनेंट तुम तो जानते हो बेटा। इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी mg साइन थीटा। इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा वो आएगा mg कॉस थीटा। जो इंक्लाइंड प्लेन होगा वो इसको
पुश करेगा ऐसे नॉर्मल फोर्स से, वेलोसिटी होगी ऊपर की तरफ, तो बेटा ऑफ कोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन इस ब्लॉक पर होगा ऐसे डाउन द इंक्लाइन, और उस काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी बेटा दैट विल बी इस ब्लॉक के और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल। नॉर्मल निकालना आसान काम है। ब्लॉक के पास जो भी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है, इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू mg cos थीटा। नॉर्मल की वैल्यू जैसे ही आपके पास mg cos थीटा आ गई, वैसे ही आप कह सकते हो कि काइनेटिक फ्रिक्शन की मेरे पास वैल्यू आ गई है म्यू के इनटू नॉर्मल। नॉर्मल की मेरे पास वैल्यू आप मुझे बता रहे हो कि सर mg cos थीटा। वेलोसिटी ऐसे और उसके अपोजिट में दो दो फोर्स हैं, तो ऑब्वियस बात है कि एक्सेलरेशन भी ऐसे ही आएगा। सर ये एक्सेलरेशन बता दोगे? बेटा बिल्कुल बता देंगे। ये वाला एक्सेलरेशन आप मुझे पता करके बताओगे तो मैं कहूंगा कि दिस एक्सेलरेशन विल बी, देखना बेटा नीचे की तरफ दो फोर्स हैं, कौन से mg sin थीटा प्लस काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू के mg cos थीटा। दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की मेरे पास वैल्यू आ गई है g sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। ये बड़ा आपका एक्सेलरेशन आ गया। वैसे बेटर वर्ड क्या होगा? रिटार्डेशन, ठीक, बट ठीक है, हमारा ऐसा एक्सेलरेशन आ गया। अब तो हमारे लिए सवाल आसान सा है। अब मुझसे पूछा टाइम ऑफ असेंट बताओ। इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, लगातार वेलोसिटी घटेगी 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 फॉर एन इंस्टेंट, एक क्षण के लिए बेटा इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पूरे रास्ते पता है, और टाइम निकालना है। किसी एक साइड को बेटा प्लस बोल दो, किसी एक साइड को माइनस बोल दो। बेटा सबसे बेस्ट इक्वेशन क्या होगी? फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फाइनल वेलोसिटी मेरे बाल को 0, इनिशियल वेलोसिटी मेरे बाल को u, एक्सेलरेशन कितना है? सॉरी, एक्सेलरेशन है आपके पास माइनस ऑफ g टाइम्स साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा इंटू टी। माइनस क्यों लगा? ये वाले साइड प्लस और ये वाले साइड माइनस, और पूरा रास्ता बड़ा ब्लॉक के पास एक्सेलरेशन इस तरफ है, और इससे हमारे पास टाइम आ गया, और इवन बेटर टू से टाइम ऑफ असेंट आ गया है u अपॉन g टाइम्स साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। ये हमारे पास टाइम ऑफ असेंट मतलब सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने का टाइम आ गया। फेयर इनफ। सर इतनी देर तक डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी? अरे बेटा अगर ये डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी लगा सकते हो, टाइम तो आ चुका है। या फिर एक काम करो, ये वाली इक्वेशन और अच्छी रहेगी, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u, एक्सेलरेशन है माइनस g टाइम्स साइन थीटा प्लस म्यू के cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट मेरे प्यारे बच्चों में लिख देता हूं x, और हमारे पास x की वैल्यू आ गई है बेटा कितनी? u स्क्वायर अपॉन 2g साइन थीटा प्लस ये ले बेटा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्लॉक यहां पर रुका ही रहेगा, वापस भी आ सकता है, लेकिन इस मोमेंट के लिए रुक गया ना कम से कम, फिर वापस भी आएगा। लेकिन जाने का टाइम कितना है? ये डिस्प्लेसमेंट कितना है? ये। मेरे ख्याल से आप समझ ही गए होंगे बेटा। आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से ये सारे की सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इसके ना वापस नीचे उतरने का जो मोशन है वो भी जज करना चाहता हूं, तो चलिए हम उसके लिए एक नया सवाल ही बना लेते हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन। इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो थीटा है। ये बड़ा सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के है। ये हमें सवाल में गिवन है कि टेन थीटा जो है वो म्यू के से बड़ा है। क्यों? ये समझ में आ जाएगा। अब जब आपका ब्लॉक ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी बेटा आपकी क्या हो गई थी? 0। m मास का ब्लॉक है, अब वो नीचे आएगा नीचे।
अब जब वापस नीचे आ रहा होगा ना, तो उस टाइम पर नीचे आने वाले मोशन के लिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इस टाइम पर उसकी वेलोसिटी 0 है। अच्छा, नीचे से उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो आप कहोगे सर नीचे से उसकी डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये डिस्टेंस x है जिसकी वैल्यू थी u² / 2 टाइम्स g sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। अब मेरा सवाल उल्टा है, मैं बेटा पहले ऊपर जाने की बातें पूछ रहा था, अब मैं नीचे आने की बातें पूछ रहा हूं। मैं सवाल को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। फाइंड, सबसे पहला सवाल एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, बेटा जो भी ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन बताओ, बता देंगे बेटा। फाइंड तो बेटा ऊपर लिख ही दिया मैंने। फाइंड टाइम ऑफ डिसेंट, बेटा नीचे आने का समय कितना होगा ये बताओ। और तीसरा सवाल स्पीड ऑफ ब्लॉक when it reaches at base, बेटा जब बिल्कुल यहाँ पहुँच जाएगा ना तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। बेटा बेस पर मतलब ऐसे सबसे नीचे पहुँच जाएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। सोचते हैं बेटा, मेन बात तो अगेन जो अपना न्यूटन्स लॉ है वो है कि यार मैं कम से कम इस ब्लॉक के ऊपर न्यूटन्स लॉ लगा दूँ, सारे के सारे फोर्सेस वगैरह दिखा दूँ, मेन बात तो वो है, बाकी सब तो हो जाएगा। ये वाला एंगल थीटा, बेटा मान लेते कि ये ब्लॉक चलते 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 यहाँ कहीं आ गया। देखना बेटा कौन से फोर्सेस। सबसे पहले एम जी के दो कंपोनेंट, इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एम जी का कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा एम जी का कॉस थीटा। जो इंक्लाइंड प्लेन होगा वो उसको पुश करेगा किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से। इस ब्लॉक का मोशन तो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है, तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई फोर्स होना ही नहीं चाहिए, तो नॉर्मल मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। ये ब्लॉक अगर आ रहा होगा नीचे तो ऑफ कोर्स बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा ऐसे, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू के इंटू नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू मेरे प्यारे वाले बच्चे जानते हैं कि एम जी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब मैं जानता हूं कि एम जी साइन थीटा बड़ा है और म्यू के एम जी कॉस थीटा छोटा है। सर कैसे? देखो बेटा, मैंने आपको सवाल में दे रखा था कि टेन थीटा जो है वो म्यू के से बड़ा है, इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा म्यू के से बड़ा है, इसका मतलब साइन थीटा जो है वो म्यू के कॉस थीटा से बड़ा है, इसका मतलब एम जी साइन थीटा म्यू के एम जी कॉस थीटा से बड़ा है। तो नेट फोर्स है ऑफ कोर्स डाउन द इंक्लाइन, तो एक्सेलरेशन भी आएगा डाउन द इंक्लाइन, तभी तो ब्लॉक नीचे आएगा, वरना नीचे क्यों आता। ये एक्सेलरेशन हमारे लिए बड़ा बाएं हाथ का खेल है। नीचे की तरफ है एम जी साइन थीटा, अप द इंक्लाइन है आपके पास म्यू के एम जी कॉस थीटा। दिस इज द नेट फोर्स एंड दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से मेरे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है, जी तो बाहर साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन लगातार वेलोसिटी को बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा। मुझसे पहले वाले सवाल में पूछ रखा है बताओ नीचे आने का टाइम कितना हो, सॉरी एक्सेलरेशन तो आ गया, अब दूसरा सवाल कर रहा हूँ नीचे आने का टाइम कितना होगा। जब नीचे आने का टाइम निकाल रहे हो तो एक साइड को बेटा प्लस बोल दो, एक साइड को माइनस, मर्जी बेटा अपनी, किसी को भी प्लस किसी को माइनस। नीचे आने का डिस्प्लेसमेंट तो ये रहा, तो एस is equals to ut plus half at square. Initial velocity 0, half into acceleration. Acceleration is g times sin theta minus mu की cos theta into बेटा टाइम का स्क्वायर। बेटा 2 से 2 कैंसिल हो गया, बेटा टाइम की बेटा मेरे ख्याल से वैल्यू आ गई है u अपॉन जी अंडर रूट ऑफ, बेटा देखना साइन स्क्वायर थीटा माइनस म्यू के स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा बड़ा, ठीक है ना, a माइनस बी बड़ा वो एक तरह से a प्लस बी, तो दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास बड़ा टाइम ऑफ डिसेंट। अपनी शीट में बड़ा एक सवाल ऐसा भी होगा कि टाइम ऑफ असेंट बड़ा है या टाइम ऑफ डिसेंट बड़ा है, तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। ये कोई बहुत बड़ा टफ टास्क है नहीं। स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेज द बेस, बड़ा बेस पर पहुंचने पर स्पीड कितनी होगी। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, डिस्प्लेसमेंट पता है। सबसे बेस्ट इक्वेशन कौन सी होगी बड़ा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज g sin थीटा माइनस म्यू के g cos, g को बाहर निकाल लो, इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज ऑफ कोर्स बड़ा u स्क्वायर अपॉन 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 2g sin थीटा प्लस म्यू के cos थीटा। 2g कैंसिल और बड़ा v की वैल्यू मेरे पास आ गई है u टाइम्स अंडर रूट ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस म्यू के कॉस थीटा। तो जिस टाइम पर बड़ा ज़मीन पर आपकी बॉल ब्लॉक बड़ा वापस पहुंचेगा उस टाइम आपकी स्पीड ये होगी। ऑफ कोर्स बड़ा जो v है ये u से तो छोटा ही है, तो जाते वक्त स्पीड ज़्यादा होगी, आते वक्त स्पीड आपकी कम होगी, होनी भी चाहिए थी, ठीक है। आई रियली होप बड़ा सारी की सारी बात आप बड़े आराम से अच्छे से समझ भी गए होंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज हाँ बेटा, नेक्स्ट इज एक और सवाल, बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल। पहले बेटा आप इस सवाल को नोटिस करें, मतलब नोट करें, और इस सवाल पर बड़ा बेस्ड आपके पास शीट के अंदर भी सवाल होगा, आराम से इत्मीनान से उसे भी कर लेना। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। बड़ा नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स पूछा है मैंने, ठीक है। इस ब्लॉक ने इस पर कितना नॉर्मल लगाया और इस ब्लॉक ने इस पर कितना नॉर्मल लगाया ये बताओ। और ब्लॉक ए और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.8 है। ब्लॉक बी और ग्राउंड के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बड़ा 0.6 है। और ठीक है बड़ा ये सब बातें। और 20 kg का ब्लॉक है और 10 kg का ब्लॉक है, इनको रिलीज़ कर दिया, दोनों नीचे आएंगे, दोनों के एक्सेलरेशन बताने हैं आपको और दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना है आपको ये बताना है। इतना ही सवाल है बेटा। सोचते हैं बेटा, जैसे एक बात देखो, ये 20 kg वाला जो ब्लॉक है ना, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है, तो ये जब नीचे जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर। अब ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा है इसलिए फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन कम होना चाहिए। ये वाला जो ब्लॉक है इस पर mg sin थीटा ऐसे, फ्रिक्शनल फोर्स ऐसे, इसका म्यू कम है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ कोर्स कम, तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होना चाहिए। इसका एक्सेलरेशन इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जो b है ये एकदम चीर के बाहर निकल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा कि बी वाला जो ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होना चाहेगा, तो वो क्या करेगा कि ए वाले ब्लॉक को पुश करेगा, तो ए वाले ब्लॉक पर नॉर्मल लग जाएगा आगे, तो वो ए के एक्सेलरेशन को बढ़ाएगा। वही नॉर्मल बी पर लग जाएगा पीछे, तो वो उसके उसके एक्सेलरेशन को घटाएगा। और नॉर्मल लग रहा है इसका मतलब दोनों टच में है और दोनों के दोनों ब्लॉक एक साथ चलते रहेंगे, साथ साथ चलते रहेंगे। तो चलिए इस बात की अपन FBD बनाते हैं और आराम से इत्मीनान से सारी की सारी बात को सोचते हैं। दोनों ब्लॉक बड़ा टच कर रहे हैं, ये वाला जो एंगल है बड़ा आपके पास ये 53 है, नीचे वाले ब्लॉक बड़ा 20 kg का है, ये बड़ा आपके पास ब्लॉक है 20 kg का। कौन से फोर्सेस हैं? इस तरफ आएगा बड़ा तेरे पास mg sin थीटा दैट कम्स आउट टू बी 160 न्यूटन। इस तरफ आएगा mg cos थीटा बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 120 न्यूटन। जमीन ने कोई ना कोई नॉर्मल लगाया होगा, ऑब्वियस बात है, इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये वाला नॉर्मल मेरे पास आ गया 120। ये आना चाहेगा नीचे, ये जा रहा होगा नीचे, तो इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा ऐसे। उस फ्रिक्शनल फोर्स को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ बड़ा, दैट इज म्यू। इसका म्यू बड़ा मुझे सवाल में दे रखा है 0.8 इंटू नॉर्मल। 0.8 इंटू नॉर्मल बड़ा मेरे ख्याल से ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स आ गया शायद 96 न्यूटन। यही नहीं, जो बी वाला ब्लॉक है वो थोड़ा जल्दी में है,
क्योंकि उसकी सरफेस बड़ा थोड़ी स्मूथ ज़्यादा है या फिर कहें रफ कम है। उसकी सरफेस अगर रफ कम है, वो ज़्यादा एक्सेलरेशन चाहता है तो वो ज़्यादा आगे निकलना चाहता है, तो इसको पुश करेगा ऐसे, नॉर्मल फोर्स वो इस पर लगाएगा ऐसे। अगर मैं बी वाले ब्लॉक की अगर एफबीडी बनाऊं, बेटा बी वाले ब्लॉक का मास कितना है 10 kg, तो सबसे पहले इस तरफ 80, इस तरफ 60, इस तरफ नॉर्मल N2, बड़ा इसकी वैल्यू 60। ये वाला नॉर्मल किसने लगाया, इंक्लाइन प्लेन लगाया, इसकी वैल्यू 60 के बराबर। जो नॉर्मल फोर्स इसने इस पर आगे लगाया, वही नॉर्मल फोर्स इसने इस पर पीछे लगाया। नॉर्मल लग रहा है मतलब दोनों टच होके साथ चल रहे हैं। टच होके अगर साथ चल रहे हैं तो अगर इसका एक्सेलरेशन a तो इसका एक्सेलरेशन भी a। लेकिन सर इस पर फ्रिक्शनल फोर्स, बड़ा फ्रिक्शनल फोर्स भी दिखा देता हूं। नीचे वाली सरफेस ने फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगाया, इसके लिए बड़ा ऑफ कोर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो 0.6। नीचे वाली सरफेस पर अगर फ्रिक्शनल फोर्स देख रहे हो तो नीचे वाले सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और नीचे वाले सरफेस ने कितना नॉर्मल लगाया है, नीचे वाले सरफेस ने नॉर्मल 60 न्यूटन ही लगाया है, इनटू 60 दैट कम्स आउट विद 30। हमारे पास बड़ा जो न्यूटन्स लॉ आएगा वो इस तरह से आएगा कि इस 20 kg ब्लॉक पर डाउन द इंक्लाइन फोर्स लग रहा है 160 प्लस n, और अप द इंक्लाइन लग रहा है 96, तो कुल मिलाकर नीचे की तरफ फोर्स आ गया है 160 प्लस n माइनस 96। इट शुड बी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल्स टू 20 इंटू a। तो बेटा 160 में से अगर 96 गया तो बेटा कितना 64 आ गया ना, तो मेरे पास आ गया 64 प्लस n इज इक्वल्स टू 20 इंटू a। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना। दूसरी इक्वेशन, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है डाउन द इंक्लाइन। डाउन द इंक्लाइन कौन से फोर्स लग रहे हैं, 80 माइनस n माइनस 36, तो 80 माइनस n माइनस 36 शुड बी इक्वल टू 10 इंटू a। बेटा 80 में से अगर 36 किया बेटा कितना 44 बचा क्या, हाँ 44 बचा। 44 माइनस n इज इक्वल्स टू 10 इंटू a। दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड करोगे तो n तो हो गया गायब, बेटा मेरे पास ये हो गया 108 इज इक्वल्स टू 30 इंटू a। बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 108 अपॉन 30। बेटा 3 से तो शायद कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस एक्सेलरेशन को उठा के बेटा पटको, वहां पर मैं पटकूंगा तो मेरे पास आएगा 64 प्लस n इज इक्वल टू 3.6 इंटू 20 विल बी 72। नॉर्मल फोर्स की मेरे प्यारे बच्चों वैल्यू आ गई है 8 न्यूटन। नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आ गई 8 न्यूटन। दोनों सवाल बड़े आराम से अपन से हो गए। अगर आपको नॉर्मल फोर्स नहीं चाहिए, कोई बच्चा कहता है कि सर नॉर्मल फोर्स तो चाहिए ही नहीं अपने को, अगर नॉर्मल फोर्स नहीं चाहिए तो आप इस पूरे के पूरे सिस्टम पर न्यूटन्स लॉ लगा के भी काम चला सकते हो। कैसे, देखो इस पर नीचे की तरफ mg sin थीटा आएगा 160, इस पर mg sin थीटा आएगा नीचे की तरफ 80, इस पर ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स आएगा 0.8 इंटू 120, बड़ा कितना हो गया 96। इस पर फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, बड़ा नॉर्मल फोर्स है 80 इंटू 0.6, बड़ा कितना 48 था ना, सॉरी मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या। नॉर्मल फोर्स कितना था 60 इंटू 0.6 36, सॉरी ये फ्रिक्शनल फोर्स था, बड़ा कितना 36। सर नॉर्मल फोर्स क्यों नहीं दिखा रहे, जो दोनों ने आपस में एक दूसरे पर लगाया। नॉर्मल फोर्स एक तरह से इंटरनल फोर्स है और पूरा का पूरा सिस्टम इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है कॉमन एक्सेलरेशन ए से। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg sin थीटा इस पर, फिर लग रहा है इस पर mg sin थीटा, माइनस ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है 96, ऊपर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स है 36। दैट शुड बी सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन। सिस्टम का मास प्यारे बच्चों कितना है 30। सर नॉर्मल फोर्स क्यों नहीं लिखा, मैं नॉर्मल फोर्स इसलिए नहीं लिख रहा इन दोनों के बीच वाला, क्योंकि नॉर्मल फोर्स इस पर ऊपर लगा उतना इस पर नीचे लगा, तो अगर एक्सेलरेशन आया होता तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे इस तरह से। बड़ा ये आ गया मेरे पास 240 और बड़ा मेरे पास ये आ गया 132 शुड बी इक्वल टू 30 इंटू a। दैट कम्स आउट टू बी 108। एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों,
समझ गए इस बात को? ऐसे भी कर सकते थे अपन। लेकिन इसमें नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल की तो ऑब्वियस बात है इसकी और इसकी इंडिविजुअल अपन को FBD बनानी ही पड़ेगी। एक सवाल हुआ, वो मैं करा नहीं रहा, ऐसे ही बोल रहा हूँ। मान लो कि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है 0.6 और इसका होता है 0.8। इसका अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर ज्यादा होता तो बड़ा क्या होता? इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम होता तो फ्रिक्शनल फोर्स थोड़ा कम लगता, उसके कारण ये आगे निकल जाता और ये पीछे रह जाता। अगर नीचे वाले ब्लॉक का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर कम होता तो ऑब्वियस बात है कि इसका एक्सेलरेशन ज्यादा होता, इसका एक्सेलरेशन कम होता, ये वाला ब्लॉक आगे रह जाता, ये वाला ब्लॉक पीछे रह जाता। फिर उस केस में कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगता, बल्कि दोनों के दोनों ब्लॉक अलग अलग एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ आते। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एक बढ़िया सा सवाल और सिचुएशन अच्छी है, हालांकि सवाल में कोई ऐसे मेरे पास नई बात तो नहीं है। हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, उस स्मूथ सरफेस पर ये एक लॉन्ग प्लैंक है, प्लैंक की लेंथ अच्छी खासी है। इस प्लैंक को हमने ए बोल दिया और इसका मास आपके पास 2 kg है। इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रख दिया है जिसका मास 1 kg है। इस ब्लॉक के और प्लैंक के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.3 है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.3 है। और ऊपर वाले ब्लॉक को हमने सामने की तरफ वेलोसिटी दे दी है 9 मीटर पर सेकेंड इनिशियली। जैसे बेटा आगे जाएगा फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ वगैरह वगैरह। कुछ सवाल पूछे मैंने आपसे, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन कितने होंगे, टाइम व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग, वो टाइम बताओ जब फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करना बंद हो जाए। सर क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे, इस पर लगेगा आगे, वो फ्रिक्शनल फोर्स लगातार इसकी वेलोसिटी को घटाएगा, इसकी वेलोसिटी को लगातार बढ़ाएगा। कभी ना कभी ऊपर वाले ब्लॉक की वेलोसिटी घटते घटते और नीचे वाले ब्लॉक की वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते बराबर हो जाएगी। जैसे ही बराबर हो जाएगी उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि दोनों ब्लॉक के बीच कोई रिलेटिव मोशन तो है ही नहीं, कोई रिलेटिव वेलोसिटी तो है ही नहीं। पूछा बेटा फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, सोचते हैं। अगर मैं इस ऊपर वाले ब्लॉक की अगर बात करूं, 1 kg ब्लॉक की अगर बात करूं तो इसकी FBD ऐसे है। 1 kg ब्लॉक पर सबसे पहले नीचे की तरफ mg 10 न्यूटन, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स भी 10 न्यूटन। वेलोसिटी है आगे की तरफ तो फ्रिक्शनल फोर्स है पीछे की तरफ। उस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू तुम जानते हो, दैट इज 0.3 इंटू नॉर्मल, दैट कम्स आउट टू बी 3 न्यूटन। जो 3 न्यूटन इस पर पीछे की तरफ लग रहा है, मास है इसका 1 kg, तो अगर मैं इसको ब्लॉक बी कह दूं तो इसका एक तरह से एक्सेलरेशन आएगा पीछे की तरफ, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे वाले ब्लॉक की बात करते हैं, नीचे वाला जो प्लैंक है ना उसकी बात करते हैं। इस प्लैंक पर कौन से फोर्स है बड़ा, ये प्लैंक ए, इसका मास आपके पास 2 kg। जो नॉर्मल फोर्स ए ने बी पर ऊपर लगाया वही नॉर्मल फोर्स उस पर नीचे लगा 10 न्यूटन का। जो फ्रिक्शनल फोर्स ए ने बी पर पीछे लगाया, सॉरी बेटा ए ने बी पर पीछे लगाया वही बी ने ए पर आगे लगाया। कितना कितना कितना? ऑफ कोर्स 3 न्यूटन। सर इसका खुद का mg, बड़ा बिल्कुल mg आएगा नीचे की तरफ 20 न्यूटन। 10 नीचे 20 नीचे, कुल मिलाकर इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ फोर्स है 30 न्यूटन। इसको बैलेंस करने के लिए नीचे वाले सरफेस ऊपर की तरफ कोई ना कोई नॉर्मल लगा देगा, बड़ा कितना 30 न्यूटन। लेकिन नीचे वाले सरफेस स्मूथ है इसलिए कोई फ्रिक्शन नहीं लगाएगी। इस पूरे के पूरे ब्लॉक पर सामने की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 3 न्यूटन, मास है इसका 2 kg, तो ऑब्वियस बात है कि इसका एक्सेलरेशन आ गया है सामने की तरफ 3/2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन आ चुके हैं, फ्रिक्शनल फोर्स हम निकाल चुके हैं। टाइम व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स स्टॉप्स एक्टिंग, सोच लेंगे बेटा, उससे पहले मुझे फाइनल वेलोसिटीज निकालनी पड़ेंगी। सर ऐसा क्यों? इसकी वेलोसिटी लगातार घटेगी, क्यों? वेलोसिटी आगे, फ्रिक्शनल फोर्स से पीछे। इसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि इसका शुरुआत में वेलोसिटी थी नहीं, एक्सेलरेशन आ गया सामने की तरफ। किसी भी टाइम पर आपके ए के पास जो वेलोसिटी होगी बेटा, दैट विल बी इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। किसी भी टाइम पर आपके बी वाले ब्लॉक के पास जो वेलोसिटी होगी बेटा, दैट विल बी 9, इनिशियल वेलोसिटी 9, एक्सेलरेशन है पीछे की तरफ 3 इंटू टी।
कभी ना कभी दोनों वेलोसिटीज हो जाएंगी बराबर। जैसे बेटा दोनों वेलोसिटीज बराबर हो गई, अब आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगना बंद हो जाएगा, क्योंकि रिलेटिव मोशन है ही नहीं। और मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि 3/2 इंटू टी इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3t। उधर गया तो मेरे पास आ गया बेटा 9t/2 इज इक्वल्स टू 9। बड़ा सॉल्व करते ही टाइम की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2 सेकंड। टाइम की बड़ा वैल्यू जैसे मैंने 2 सेकंड रखो, चाहे बड़ा यहाँ पर 2 सेकंड रख दो, चाहे यहाँ पर 2 सेकंड रख दो, दोनों से ही मेरे पास ए और बी की वेलोसिटी सेम आ जाएगी। और बेटा कितनी आ गई है? 3 मीटर पर सेकंड। तो फाइनली बेटा दोनों के दोनों जो ब्लॉक हैं वो 3 मीटर पर सेकंड से एक साथ भागना स्टार्ट कर देंगे। तो फाइनल सिचुएशन बेटा कुछ ऐसी आ जाएगी कि बोथ ऑफ देम चाहे आपका ए हो चाहे बेटा आपका बी हो, दोनों के दोनों साथ साथ बेटा ये भी 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहा होगा और ये भी 3 मीटर पर सेकंड से भाग रहा होगा। दोनों के पास जब वेलोसिटी सेम ही होगी तो फ्रिक्शन की तो कोई जरूरत है ही नहीं, फिर फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन अपोजिट करता है रिलेटिव मोशन को, और इन दोनों के बीच में अब किसी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं है। ये जो वेलोसिटी हमने 3 मीटर पर सेकंड निकाली है फाइनल वेलोसिटी, इसको हम कभी ना कभी आगे जाकर एक ही लाइन के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन से भी निकाल लेंगे, आज नहीं बाद में। ठीक है बच्चों, आगे चलता है। नेक्स्ट इज, ये तो बड़ा सारी की सारी कहानी हमारी थी काइनेटिक फ्रिक्शन की। अपनी बड़ा कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट इज आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन जितना आपने पढ़ा आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कुछ खास नई बात थी नहीं। सर ने तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बता दिया और डायरेक्शन बता दी, और उसके बाद बिल्कुल उसके सवाल वैसे के वैसे होते हैं जैसे बाकी न्यूटन्स लॉ के सवाल होते हैं। तो सवाल कुछ नए खास नहीं बने। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला थोड़ा सा टफ रहेगा, हम आराम से इत्मीनान से सोच समझ कर करेंगे तो हमसे वो भी बड़े आराम से बन जाएगा। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन में तो जो दो सरफेसेस हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा ही होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर जो दो सरफेसेस हैं जिनके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं होगा, बल्कि रिलेटिव मोशन की कोशिश होगी, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी होगी। थोड़ा पहली बात मेरे पास ये है कि देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन but there will be tendency of relative motion। रिलेटिव मोशन की कोशिश होगी। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसके सवाल, उसकी सिचुएशन, उसका फॉर्मूला ये उतना आसान नहीं है जितना अपना काइनेटिक फ्रिक्शन था, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला फिक्स था, डायरेक्शन फिक्स थी। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप में एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमें सिचुएशन देख कर निकालना पड़ेगा, सिचुएशन देख कर निकालना पड़ेगा। ये तो बड़ा खास बात है। यहाँ पर हमें सिचुएशन देखेंगे तब जाके पता लगेगा कि इस स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या है और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या है। थोड़ा देखना, मैग्नीट्यूड एंड direction of static friction depends on situation। बड़ा वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो कि बेटा आपके पास ये कोई एनफ रफ सरफेस है, अच्छी खासी रफ सरफेस है, और उसके ऊपर कोई भारी सी ऑब्जेक्ट पड़ी। बड़ा मान लो कि ऐसी रफ सरफेस है, बहुत बड़ा सा सोफा पड़ा है, ये बड़ा कोई मान लीजिए हैवी सोफा पड़ा है, और मैंने इस सोफे को इधर की तरफ कोई छोटे मोटे 1 न्यूटन के फोर्स से खींचा। जैसे मैं इसको 1 न्यूटन के फोर्स से खींचूंगा, मैं जानता हूं कि इतने कम फोर्स से मैं इस सोफे को नहीं खींच पाऊंगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर आपने
1 न्यूटन फोर्स लगा दिया है सामने की तरफ, तो ये सोफा जाना चाहता है राइट साइड में, लेकिन जो सरफेस होगी वो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगी पीछे की तरफ जो स्टैटिक होगी। सर काइनेटिक क्यों नहीं? क्योंकि सोफे के और सरफेस के बीच में अभी तक रिलेटिव मोशन स्टार्ट ही नहीं हुआ है, और इस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी ये भी आपकी 1 न्यूटन ही होगी। अगर ये 1 न्यूटन तो ये भी 1 न्यूटन। इसी तरह से अगर मैं ये कहूँ कि बेटा मान लीजिए कि ये आपके पास सोफा है और इस सोफे के ऊपर, सो बेटा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर कोई बहुत हैवी सा सोफा है और इस हैवी से सोफे पर मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इधर की तरफ 3 न्यूटन। जैसे मैंने फोर्स लगा दिया 3 न्यूटन, ये हैवी सा सोफा जाना चाहेगा लेफ्ट में, लेकिन हम जानते हैं कि सोफा इतने छोटे फोर्स से जा नहीं पाएगा। तो जैसे ही ये लेफ्ट जाना चाहेगा, नीचे वाली सरफेस इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगी राइट साइड में, और ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इसकी जो वैल्यू होगी बेटा आपके पास वो 3 न्यूटन होगी। समझ रहे इस बात को? तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन को भी और मैग्नीट्यूड को भी एडजस्ट कर सकती है, और वो इस तरह से एडजस्ट करेगी कि ब्लॉक के और आपकी जो दोनों सरफेसेस हैं उसके बीच रिलेटिव मोशन ना हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल और लेता हूं, बेटा मान लीजिए कि कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मैं उसका टॉप व्यू दिखा रहा हूं, मैं उसको ऊपर से देख रहा हूं, मैं इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को ऐसे ऊपर से देख रहा हूं, इसके ऊपर ये कोई ब्लॉक पड़ा है बहुत भारी सा। इस ब्लॉक पर मैंने इस तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टल, बड़ा ध्यान देना मैं ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से देखने पर इधर की तरफ मैंने फोर्स लगा दिया 40 न्यूटन और इधर की तरफ मैंने फोर्स लगा दिया 30 न्यूटन। सुनना बेटा, ऊपर से देख रहा हूं तो इधर की तरफ मैंने उस ब्लॉक पर फोर्स लगा दिया 40 न्यूटन और इस तरफ मैंने फोर्स लगा दिया 30 न्यूटन। उसके बावजूद ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं कर रहा, ये जो ब्लॉक है ये मूव नहीं कर रहा। अरे भाई मूव नहीं कर रहा, इस बात का अर्थ क्या है मैं समझाता हूं। आपने इधर फोर्स लगाया 40 न्यूटन, इधर फोर्स लगाया 30 न्यूटन, इसका मतलब आपने इस ब्लॉक पर इधर की तरफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का रूट, बेटा नेट फोर्स कितना लगा दिया 50 न्यूटन। आराम सुनना, ये एक ब्लॉक है, तुमने इस तरफ फोर्स लगाया 40 न्यूटन, इस तरफ फोर्स लगाया 30 न्यूटन, कुल मिलाकर बेटा नेट फोर्स आ गया 50 न्यूटन। फिर भी ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, तो इस फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है? एमजी कर रहा है क्या? नहीं, वो तो वर्टिकल लगता है। नॉर्मल लग रहा है, नॉर्मल कर सकता है क्या? नहीं, वही वर्टिकल लगता है। तो आखिर इस फोर्स को बैलेंस किसने किया? तो मैं कहूंगा कि इधर की तरफ 50 न्यूटन अगर फोर्स लगा तो ब्लॉक जाना चाहता है इधर की तरफ, लेकिन सवाल में लिखा हुआ है कि ब्लॉक जा नहीं रहा, तो ऑब्वियस बात है कि उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन लग गया और उसकी वैल्यू भी मेरे प्यारे वाले बच्चों कितनी है? 50 न्यूटन। मेरे कहने का तुम अर्थ समझ गए होंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को इस तरह से एडजस्ट करता है कि वो ब्लॉक को मूव करने नहीं देना चाहता। इसका यह अर्थ नहीं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा और कभी ब्लॉक को मूव करने नहीं देगा। स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैग्नीट्यूड को वैसे वैसे बढ़ाएगा जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा रहे हो, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है, ऐसे नहीं कि इनफाइनाइट हो जाएगा। और वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलिए बच्चों हेडिंग लिखते हैं। नेक्स्ट इज limiting friction. Limiting friction is basically maximum value of static friction. बेटा ये हमारे static friction की सबसे बड़ी वैल्यू, it is the maximum value of static friction। और हमारे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला है, स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो अधिकतम वैल्यू पॉसिबल है, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, उसका फॉर्मूला है। और वो मुझे ऐसा कहता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम प्यारे बच्चों क्या नाम देते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस क्या है बेटा? म्यू एस जो है इट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसकी वैल्यू बेटा तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, अक्सर सवाल के अंदर दे रखी होगी। म्यू एस की जो वैल्यू होती है बेटा वो इन जनरल है ना, म्यू के या तो बराबर होती है या उसके बराबर होती है, उससे ज्यादा होती है। आपको दे रखी होगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियस बात है बेटा ये यूनिटलेस होगी,
ये डायमेंशनलेस होगी। अगर सवाल के अंदर म्यू एस और म्यू के की वैल्यू अलग अलग नहीं, मतलब दोनों में से सिर्फ एक की वैल्यू दे रखी है, तो हमें मान के चलना है कि दोनों बराबर है, हमें मान के चलना है कि दोनों बराबर है। ये फॉर्मूला मैं फिर से बोल रहा हूं, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 0 से लेकर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बीच में कितना भी हो सकता है, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो है इट विल डिपेंड ऑन सिचुएशन। इसकी जो भी एग्जैक्ट वैल्यू है इट विल डिपेंड ऑन सिचुएशन, सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। तो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो 0 से लेकर म्यू एस एन तक कितना भी हो सकता है। म्यू एस एन से ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। 0 से लेकर म्यू एस एन तक कुछ भी बड़ा आपके स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, स्थिति पर डिपेंड करेगा। आई होप यू गेट द पॉइंट। बड़ा बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। तुम बात को बड़ा कितना समझे हो ये पता करने के लिए मैंने बड़ा एक सवाल आपसे पूछा है। 10 kg का ब्लॉक है बेटा, इस 10 kg के ब्लॉक पर मैंने सामने की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाया है, ठीक है बेटा, मैंने कोई ना कोई फोर्स लगाया है। इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.51 है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.50 है। मैं कुछ छोटे मोटे सवाल पूछ रहा हूं। पहला सवाल, लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा? तो मेरे बच्चे बोले सर लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 kg का ब्लॉक है, सबसे पहले नीचे की तरफ mg 100 न्यूटन, ऊपर की तरफ नॉर्मल बड़ा वो भी ऑफ कोर्स 100 न्यूटन, सामने की तरफ हमने कोई ना कोई फोर्स लगाया है F। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब बड़ा वो वाला स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा बड़ा जी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वही हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है। क्या इसका कोई फॉर्मूला है क्या? जी हाँ उसका फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला है म्यू एस इंटू नॉर्मल, दैट इज 0.51 इंटू नॉर्मल। नॉर्मल मेरे प्यारे बच्चों, सो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू, सॉरी बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो 51 न्यूटन है। मेरी बातों का गलत अर्थ मत निकाल लेना, मैंने ये नहीं कहा कि फ्रिक्शनल फोर्स 51 न्यूटन है, मैं कह रहा हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स 0 से लेकर 51 न्यूटन तक कितना भी हो सकता है। 51 न्यूटन उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो 0 से लेकर 51 न्यूटन तक जरूरत के हिसाब से कितना भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस 10 kg के ब्लॉक पर मैंने सामने की तरफ लेट से बड़ा फोर्स लगाया 5 न्यूटन। अगर तूने फोर्स लगाया 5 न्यूटन तो क्या ब्लॉक किधर जाना चाहेगा? ब्लॉक जाना चाहेगा राइट में। नीचे वाली सरफेस कहेगी नहीं भाई तुझे आगे नहीं जाना है, तो इस पर फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे। अरे मेरे प्यारे वाले बच्चों, फ्रिक्शन भी कितना लग जाएगा? 5 न्यूटन, क्योंकि नीचे वाली सरफेस क्या चाहती है कि ब्लॉक का कोई रिलेटिव मोशन ना हो उसके रेस्पेक्ट में। सर आपने तो फ्रिक्शनल फोर्स 51 न्यूटन निकाला, मैंने नहीं निकाला, मैंने कहा कि 0 से लेकर 51 न्यूटन तक सिचुएशन के हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्स कितना भी हो सकता है। 51 न्यूटन तो उसकी मैक्सिमम औकात है, 51 न्यूटन तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। 5 न्यूटन 51 से तो कम ही है, क्या इतना फ्रिक्शन मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। अगर मैंने ये फोर्स 5 न्यूटन ना लगाकर अगर मैंने 10 न्यूटन लगाया, ब्लॉक जाना चाहेगा राइट में, लेकिन नीचे ये सरफेस जाने नहीं देगी, ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स बड़ा बढ़कर कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। क्या हो सकता है क्या? अरे हाँ, क्यों नहीं हो सकता, बड़े आराम से हो सकता है। 51 न्यूटन तक तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना भी हो सकता है। अगर इस फोर्स को बड़ा बढ़ाकर मैंने 10 न्यूटन से अगर 20 न्यूटन किया, जैसे मैंने इसको 20 न्यूटन किया, ब्लॉक जाना चाहेगा राइट, लेकिन बड़ा फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा पीछे की तरफ, वो भी कितना? 20 न्यूटन। इस फोर्स को बड़ा बढ़ाकर मैंने लेट से 40 न्यूटन किया, जैसे मैंने इसको 40 न्यूटन किया, ब्लॉक जाना चाहेगा राइट, बड़ा फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा पीछे, कितना मेरे प्यारे बच्चों? 40 न्यूटन। फ्रिक्शनल बराबरी करने की कोशिश कर रहा है उस एक्सटर्नल फोर्स की। अच्छा, इस फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते मैंने 51 न्यूटन कर दिया, जैसे मैंने इस फोर्स को 51 न्यूटन कर दिया, फ्रिक्शनल फोर्स भी जो पीछे की तरफ लग रहा है वो भी बढ़कर बड़ा कितना हो गया है? 51 न्यूटन। लेकिन जैसे ही मैंने 51 से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स किया, अब फ्रिक्शन अपनी अधिकतम वैल्यू पर पहुंच गया है।
51 न्यूटन से ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन लग ही नहीं सकता। ये उसकी मैक्सिमम औकात है, ये उसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन है। अगर आपने सामने की तरफ 52 न्यूटन का अगर फोर्स लगा दिया, अब ब्लॉक कर जाएगा मूव, और अगर एक बार ब्लॉक कर गया मूव तो अब बड़ा फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा होगा? काइनेटिक। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है म्यू के 0.5 इंटू नॉर्मल। प्यारे बच्चों नॉर्मल कितना है? 100। बड़ा कितना आ गया? 50 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लग गया? 50 न्यूटन। अगर मैंने 53 न्यूटन फोर्स लगा दिया तो, अरे बड़ा 53 न्यूटन लगा दिया, पीछे फ्रिक्शनल फोर्स तो मैक्सिमम 51 न्यूटन लग सकता है। क्या ब्लॉक मूव कर जाएगा? हाँ, अगर ब्लॉक मूव कर गया तो फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं है, कौन सा है? काइनेटिक। और काइनेटिक तो कितना रहेगा? 50 न्यूटन ही रहेगा। अगर मैंने सामने की तरफ फोर्स लगा दिया 60 न्यूटन, अगर तुमने फोर्स लगा दिया सामने की तरफ 60 न्यूटन, क्या फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर पाएगा? नहीं, बैर फ्रिक्शन तो सिर्फ और सिर्फ 51 न्यूटन हो सकता है। अगर आपने 60 लगा दिया, इसका मतलब ब्लॉक कर गया मूव, ब्लॉक कर गया मूव तो फ्रिक्शन स्टैटिक नहीं, बड़ा फ्रिक्शन कौन सा? काइनेटिक। काइनेटिक कितना मेरे प्यारे बच्चों? 50 न्यूटन। आई रियली होप तुम सारी बात समझ गए। ठीक है बेटा, इस बात पर मैं हल्का सा एक छोटा सा ग्राफ भी बना सकता हूं। आई रियली होप कि आपको बड़ा पसंद भी आएगा। इस तरफ बेटा हमारा जो एक्सटर्नल फोर्स है वो न्यूटन में, और इधर की तरफ बेटा आपका फ्रिक्शनल फोर्स वो भी न्यूटन में। अगर मैंने ये फोर्स लगाया 0 तो फ्रिक्शनल फोर्स 0, ये 5 तो ये 5, ये 10 तो ये 10, ये 20 तो ये 20, ये 40 तो ये 40, ये 50 तो ये 50, ये 51 तो ये 51। तो सीधी सीधी बात है कि जब तक लिमिटिंग वैल्यू तक नहीं पहुंचते तब तक बड़ा जितना आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतना ही बड़ा आपका फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा। जब तक आप लिमिटिंग तक नहीं पहुंचते, लिमिटिंग कितना था? 51 न्यूटन था, न्यूटन तो वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये 51 तो बड़ा ये भी 51, और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है आपके अप्लाइड फोर्स के बराबर है। आपने बेटा 5 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शनल फोर्स 5, आपने 10 लगाया 10, ऑब्वियस बात है बेटा स्लोप कितना आएगा? 1 आएगा, ये वाला एंगल कितना आएगा? 45। यहां से आता बेटा फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है? स्टैटिक। लेकिन जैसे ही आपने फोर्स को 50 न्यूटन से थोड़ा सा ही, सॉरी 51 न्यूटन से थोड़ा सा ही ज्यादा लगाया, अब आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे ये फ्रिक्शन कौन सा है? काइनेटिक। और इसकी वैल्यू कितनी है बड़ा? इसकी वैल्यू 50 न्यूटन। बेटा इसकी वैल्यू 50। अब तुम चाहे 52 न्यूटन लगाओ, 53 लगाओ, ब्लॉक अगर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन तो कौन सा लगेगा? काइनेटिक ही लगेगा। आई होप इट्स ओके, आई होप इट विल वर्क। आगे चलते हैं। ठीक है बेटा, आपने भी नोटिस किया होगा फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू वेरी करती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी नहीं करती है, स्टैटिक की करती है। ठीक, चलिए बेटा, तुम लोग और बेटर तरीके से स्टैटिक फ्रिक्शन समझ सको और गहराई से स्टैटिक फ्रिक्शन समझ सको, इसलिए बेटा मैं आपको कुछ सवाल करा रहा हूँ, थोड़े ज़्यादा ही करा रहा हूँ, सुनना। मेरे पास एक 20 kg का ब्लॉक है, इसको तुम सामने की तरफ 100 न्यूटन से खींच रहे हो। सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। बड़ा ये मान लीजिए कोई रफ सरफेस है, उस पर कोई बड़ा मान लीजिए कोई बुक पड़ी है, तुम सामने की तरफ खींच रहे हो। तुम सामने की तरफ ना खींच पाओ इसलिए मैंने उस बुक को नीचे की तरफ पुश कर दिया। सर नीचे की तरफ पुश करने से मैं जो बाहर की तरफ खींच रहा हूँ उसको अपोज कर पाओगे? हाँ। अगर मैं उस बुक को नीचे की तरफ पुश करूंगा तो ऑब्वियस बात है नॉर्मल फोर्स बढ़ेगा। नॉर्मल फोर्स अगर बढ़ेगा तो ऑफकोर्स बड़ा वो फ्रिक्शन की वैल्यू पर तो इफेक्ट डालेगा। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स जो पीछे लग रहा है वो बड़ा तेरे उस एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करने की कोशिश करेगा। तो मेरे पास एक सिचुएशन है, 20 kg का ब्लॉक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, तुमने बेटा कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है सामने की तरफ जिसकी वैल्यू है 100 न्यूटन, और हमने इस ब्लॉक को नीचे की तरफ पुश कर रखा है F से। ये सरफेस स्मूथ है, ये वाले सरफेस आपके रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका 0.4 है। मैंने पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ F सो दैट ब्लॉक डजंट मूव। इस F को कितना लगाऊं कि ब्लॉक मूव ना करें? सोचते हैं बेटा। अगर मैं कहूं कि बेटा मेरे पास ये जो ब्लॉक है जिसका मास 20 kg है, इस पर फोर्सेस बताना,
तो आप कहोगे देखो सर, सबसे पहले तो इसको अर्थ पुल कर रही है mg से, वो है 200 न्यूटन। हमने नीचे की तरफ पुश कर रखा है किसी न किसी F से, दोनों के कारण ये ब्लॉक आना चाह रहा है नीचे, तो सरफेस इसको पुश करेगी ऊपर किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से। उस नॉर्मल फोर्स को हम बड़े आराम से लिख देंगे बेटा कितना, 200 प्लस F। हमने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया इस तरफ, इस 100 न्यूटन के फोर्स के कारण ये ब्लॉक जाना चाहेगा आगे, नीचे वाले सरफेस है रफ तो वो फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगी पीछे। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू हम फॉर्मूले से नहीं सिचुएशन से बताएंगे। सर सिचुएशन से कैसे बताओगे? हम जानते हैं कि सवाल में लिखा हुआ है कि ब्लॉक डजंट मूव। अरे भाई ब्लॉक डजंट मूव तो आगे वाले फोर्स को कौन बैलेंस करेगा? पीछे लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन, ये तो बैलेंस कर नहीं सकते, ये तो सारे सारे वर्टिकल हैं। आगे फोर्स है 100 न्यूटन, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑल्सो कम्स आउट टू बी 100 न्यूटन। हमने स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो यूं ही निकाल ली बिना किसी सिचुएशन के ही, तो मेरे पास आ गया है स्टैटिक फ्रिक्शन इज 100 न्यूटन। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन को फॉर्मूला उमला है? हाँ, एक इनइक्वलिटी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। इस सरफेस पर लगने वाला जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू इस सरफेस का म्यू और इस सरफेस का नॉर्मल। तो मैं कहूंगा कि दिस 100 शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू। म्यू इज 0.4, बट व्हाट इज द नॉर्मल? नॉर्मल इज ऑफ कोर्स 200 प्लस F। ये बड़ा नीचे गया तो मेरे पास आ गया 250 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 200 प्लस F। F शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बड़ा कितना, 50 न्यूटन। तुम ऊपर से नीचे की तरफ अगर बड़ा इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हो तो कितना ही फोर्स लगा दो, 50 न्यूटन से ज्यादा ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। 50 लगा दो, 51 लगा दो, 60 लगा दो, 70 लगा दो, बड़ा ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। इसी सवाल में कोई मुझसे पूछ ले कि सर कम से कम कितना फोर्स लगाऊं कि ब्लॉक मूव ना करे, तो उस केस में आप जवाब दे देना कि सर 50 न्यूटन लगा दो। आई होप इट विल वर्क फॉर यू। अच्छा सवाल था बेटा, और हमने इस सवाल के अंदर आपने नोटिस किया होगा हमने स्टैटिक फ्रिक्शन तो शुरुआत में बता दिया बिना कोई फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला तो बाद में लगाया है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन हम हमेशा कैसे बताएंगे? सिचुएशन को देखकर, उससे हमारा काम बन जाएगा। तुम डेफिनेशन को और बेटर तरीके से समझ पाओ बेटा, इसलिए एक सवाल और मैं पहले क्लियर कर दूं। सवाल सारे आसान आसान ले रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसी फीलिंग है कि मोस्टली बच्चों को स्टैटिक फ्रिक्शन में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए एक और, ये हमारे पास एक रफ सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बड़ा 0.6। ये वाली जो सरफेस है बड़ा ये बिल्कुल स्मूथ है, यहां किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। इस 20 kg ब्लॉक पर मैंने सामने की तरफ कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है जिसकी वैल्यू है 150 न्यूटन। ये ब्लॉक सामने की तरफ मूव ना करे इसलिए मैंने इस ब्लॉक पर एक m मास का ब्लॉक रख दिया है। बस ये वाले सरफेस स्मूथ है इसलिए यहां पर तो कोई फ्रिक्शन लगने की संभावना नहीं है। बस ये m मास का ब्लॉक रखने से फर्क ये पड़ेगा कि यहां वाला नॉर्मल बढ़ जाएगा, वो नॉर्मल बढ़ जाएगा तो ऑफकोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज पर थोड़ा बहुत इफेक्ट तो वो डालेगा। चलिए बच्चों सवाल क्या है सुनिएगा। ये सरफेस रफ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.6। इस 20 kg के ब्लॉक को सामने की तरफ तुम 150 न्यूटन से खींच रहे हो, ये ब्लॉक मूव ना करे इसलिए मैंने इस ब्लॉक पर एक m मास का ब्लॉक रख दिया है। मेरा सवाल है फाइंड वैल्यू ऑफ m सो दैट 20 kg ब्लॉक डजंट मूव। 20 kg का ब्लॉक मूव ना करे, इसके लिए आपके m की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए कर लेंगे। इस m मास के ब्लॉक की अगर बात करें तो इस m मास के ब्लॉक पर मेरे प्यारे वाले बच्चों कौन से फोर्सेस हैं? सबसे पहले नीचे की तरफ mg, ऑफ कोर्स बड़ा ऊपर की तरफ कोई ना कोई नॉर्मल, मैं इसको n1 लिख दूं, n1 विल बी ऑब्वियसली mg। मेरे पास ये 20 kg का ब्लॉक, इस पर कौन से फोर्सेस हैं? जो नॉर्मल फोर्स 20 ने m पर ऊपर लगाया वही नॉर्मल m जो होगा वो 20 पर नीचे लगाएगा। दिस इज n1, इसकी वैल्यू ऑफ कोर्स बड़ा किसके बराबर? mg के बराबर। 20 kg के ब्लॉक पर बड़ा ऑफ कोर्स 20g नीचे की तरफ, नीचे वाले सरफेस को पुश करेगी किसी न किसी नॉर्मल से। ये नॉर्मल हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। नीचे का फोर्स आ गया है ऑफ कोर्स 20g प्लस mg। ठीक है बच्चों, इस और कौन से फोर्स हैं? सामने की तरफ है 150 न्यूटन का फोर्स।
ये जो 150 न्यूटन का फोर्स है ये इस रफ सरफेस पर 20 केजी ब्लॉक को राइट ले जाना चाह रहा है, तो नीचे वाले सरफेस फ्रिक्शनल फोर्स लगा देगी पीछे की तरफ, और ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स हम बिना कोई फॉर्मूला लगाए आंख मूंद के लिख सकते हैं कि पक्की बात है कि इस फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 150 न्यूटन ही रहेगी, 150 न्यूटन ही रहेगी, बिना कोई फॉर्मूला देखे। सिचुएशन से हमें सवाल में बोल रखा है कि 20 केजी का ब्लॉक मूव नहीं करना चाहिए, तो जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे। इस 150 को कौन बैलेंस कर सकता है? ये तो वर्टिकल लग रहे हैं, तो जरूर नीचे वाले सरफेस ने ऊपर सर पीछे की तरफ कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगाया होगा। सो आई एम वेरी श्योर, आई एम वेरी 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 श्योर कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू है 150 न्यूटन। हमने फॉर्मूला तो अभी तक स्टैटिक फ्रिक्शन का लगाया नहीं, अब लगाएंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला इक्वलिटी वाला नहीं है, इनइक्वलिटी वाला है कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका जरूर फॉर्मूला है बड़ा, उसका फॉर्मूला है म्यू इनटू नॉर्मल। मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले सरफेस का नॉर्मल है कितना? इस वाले सरफेस का नॉर्मल है 20 प्लस m इंटू जी। मेरे पास आ गया 150 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 6 इंटू 20 प्लस m। हाँ बेटा, $25 should be less than or equal to 20 plus m, so m should be greater than or equal to बेटा कितना? 5 kg। बेटा ये m मास का जो ब्लॉक है इसका मास या तो 5 kg होना चाहिए या 5 kg से ज़्यादा होना चाहिए। अगर कोई मुझसे सवाल में ये पूछ लेता बताओ कि मैं कम से कम कितने मास का ब्लॉक रखूं, तब मैं जवाब देता 5 kg। अदरवाइज बेटा सवाल तो सब्जेक्टिव था, तो हम कह देंगे कि आंसर इज m शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 kg, एज सिंपल एज दैट। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। एक और सवाल, बढ़िया सवाल, आराम से इत्मीनान से कर देंगे सवाल, आराम से बेटा देखो समझो कर लेंगे बेटा। ये ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है, चिपका नहीं रखा बेटा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि ये बी वाला ब्लॉक ए वाले ब्लॉक पर गिरे नहीं। इन दोनों के बीच की जो सरफेस है वो रफ है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका म्यू है। मेरा सवाल है फाइंड, ओए क्या फाइंड ए मतलब बेटा ये एक्सेलरेशन। फाइंड ए सच दैट ब्लॉक बी डजंट फॉल ऑन ब्लॉक ए। ब्लॉक ए पर ब्लॉक बी गिरे नहीं, ब्लॉक बी ऐसे गिरे नहीं, इसलिए पूरे के पूरे सिस्टम को सामने की तरफ किस तरह से एक्सेलरेट करूं, कितना एक्सेलरेशन रखूं। सवाल तो समझ आ गया? सवाल तो समझ आ गया? सुनो, अब अगर मान लो ये एक्सेलरेशन ना होती, मान लो एक्सेलरेशन ना होती, लेट्स से कि एक्सेलरेशन 0 होता, सारा सिस्टम सामने जा नहीं रहा होता, तो इस बी वाले ब्लॉक पर कौन से फोर्स होते हैं? इस बी वाले ब्लॉक पर अगर इसका मास m है तो mg लग रहा होगा नीचे की तरफ। अगर कोई एक्सेलरेशन होता ही नहीं इस डायरेक्शन में तो कोई नॉर्मल फोर्स भी नहीं होता। ए इसको पुश करेगा ही नहीं, क्योंकि ए अगर इसको पुश करता तो इसके पास सामने तरफ एक्सेलरेशन आता। अगर एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब ए वाला ब्लॉक इसको पुश नहीं कर रहा, इसका मतलब नॉर्मल नहीं है। अरे नॉर्मल नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो इस ब्लॉक पर तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगा। अरे मेरे प्यारे वाले बच्चों, कौन सा वाला फोर्स लगा? mg। ये g एक्सेलरेशन से फटाक से नीचे आ जाएगी, फटाक से नीचे आ जाएगी। सर हम नहीं चाहते कि ये स्लिप करे। अरे बड़ा समझता हूं इस बात को कि तुम नहीं चाहते कि ये स्लिप करे, तो इस बी वाले ब्लॉक पर क्या होना चाहिए? बेटा बी वाले ब्लॉक पर सुनना, नीचे की तरफ mg लगेगा, तो ऑब्वियस बात है कि ये नीचे स्लिप करने की कोशिश करेगा। जैसे ये नीचे स्लिप होने की कोशिश करेगा तो इस ब्लॉक पर ऊपर की तरफ कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए, वो भी स्टैटिक। स्टैटिक क्यों?
क्योंकि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। बी और ए दोनों एक साथ सामने की तरफ ए एक्सेलरेशन से जा रहे हैं, और मैं तो इस स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो बिना किसी फॉर्मूले के डायरेक्ट लिख सकता हूं कि भाई देखो सीधी बात है कि भले तुम सामने की तरफ ए एक्सेलरेशन जा रहे होंगे, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में तो ये एम मास का ब्लॉक नीचे गिरना चाह रहा था, तो गिरने नहीं दिया। कौन गिरने से बचा सकता है? तो सरफेस के अलोंग तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग सकता है। कौन सा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं तो बिना कोई फॉर्मूला लगाए बोल सकता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन तो सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन देख के कि स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू mg। लेकिन सर स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा तो नॉर्मल तो आना चाहिए। अरे हां, नॉर्मल आएगा। ये पक्की बात है कि जो ए वाला ब्लॉक है वो इसको जरूर इस तरफ पुश करेगा किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से। नॉर्मल फोर्स होगा तभी तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और इस नॉर्मल फोर्स के कारण अगर ए वाला ब्लॉक बी वाले ब्लॉक को अगर पुश करेगा तो इस बी वाले ब्लॉक के पास सामने की तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगी। तो मुझे पूरे के पूरे अरेंजमेंट को सामने की तरफ एक्सेलरेट करना जरूरी है, क्योंकि एक्सेलरेशन होगा तभी तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा तभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और ये एक्सेलरेशन इतना बड़ा तो होना ही चाहिए कि नॉर्मल इतना बड़ा हो कि फ्रिक्शन इतना बड़ा हो कि वो mg को बैलेंस कर पाए। क्या हमारे पास ऐसे स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला है? मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर, एक इनइक्वालिटी है कि स्टैटिक फ्रिक्शन शुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू इस सरफेस पर म्यू। इस सरफेस पर म्यू, तो म्यू दे रखा है इनटू नॉर्मल फोर्स। सर ये नॉर्मल फोर्स कैसे निकालोगे? बेटा नॉर्मल फोर्स निकालने के लिए मैं कहूंगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन लगा दो। नॉर्मल फोर्स, ये सामने की तरफ एक्सेलरेशन आया किसकी वजह से? mg की वजह से? नहीं। क्या फ्रिक्शन की वजह से? नहीं। किसकी वजह से? नॉर्मल की वजह से। इस बड़े वाले ए ब्लॉक ने बी वाले ब्लॉक को पुश किया नॉर्मल से। इट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो mg शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू मेरे पास ma, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g अपॉन म्यू। इसका मतलब इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को मैं सामने की तरफ एक्सेलरेट करूंगा कम से कम कितने एक्सेलरेशन से? g बाई म्यू से। अगर मैंने g बाई म्यू से कम एक्सेलरेशन से अगर एक्सेलरेट किया बेटा फिर तो ये नीचे की तरफ स्लिप कर जाएगा। और कोई मुझसे पूछ ले कि सर कम से कम कितना एक्सेलरेशन रखूं कि ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक पर नीचे की तरफ ना गिरे, तो मेरा जवाब होगा कम से कम आपको तो एक्सेलरेशन g बाई म्यू तो रखना ही पड़ेगा। कम से कम g बाई म्यू तो रखना ही पड़ेगा। बाकी तो ज्यादा से ज्यादा तो कितना ही रख लो बेटा, बाकी ज़्यादा से ज़्यादा तो कितना रख लो, कोई इशू नहीं है। ज़्यादा में तो कोई इशू नहीं है, कम में ही हमें इशू है। आई रियली होप कि बेटा सारी की सारी बात आप समझ गए होंगे। मैं इसको हल्का सा बड़ा करके भी दिखा सकता हूँ, हालांकि इससे मेरा पेन टूट सकता है। जैसे यार ये स्मूथ बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं एक बार ना एसी का रिमोट है इससे करता हूँ। ये सरफेस है, अगर मैं एसी का रिमोट और ये सरफेस है रफ, लेकिन जैसे छोड़ूंगा गिर जाएगा, जैसे छोड़ूंगा गिर जाएगा। क्यों सर रफ है उसके बावजूद? बिकॉज कि मेरे हाथ ने इसको पुश नहीं किया तो नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल नहीं है तो फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है तो जैसे छोड़ोगे जी एक्सेलरेशन से नीचे गिर जाएगा। अगर मेरा हाथ इसको पुश करेगा तो नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा तो जैसे ये नीचे स्लिप होना चाहेगा फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर। और हो सकता है कि अगर मैं इसको ढंग से पुश करूं, हो सकता है कि अगर मैं इसको ढंग से एक्सेलरेशन दूं तो ये वाला जो रिमोट है ये गिरे नहीं। मैं थोड़ा सा करके दिखाता हूं, हालांकि इतनी ज़्यादा जगह है नहीं, बट लेट मी ट्राई। जैसे मैं क्या करूंगा, इसको पुश करूंगा, पुश, तुम समझ गए मैं कहना चाह रहा हूँ है ना बड़ा, ये वायर वगैरह पर तुम समझ गए बेटा मैं ठीक है क्या कहना चाह रहा था, ठीक है ना, समझ गए इस बात को। आगे चलते हैं, अगला सवाल करते हैं, अगली सिचुएशन और सोचते हैं। हाँ बेटा, मैं एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं बेटा, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। उस एंगल ऑफ रिपोज को पढ़ाऊं उससे पहले एक छोटा सा सवाल करो। सवाल इस तरह से, बड़ा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और एम मास का ब्लॉक रेस्ट पे है। एम मास के ब्लॉक और सरफेस के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है। बड़ा म्यू के बारे में नहीं बोल रखा कि ये कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो हम दोनों को बराबर ही मानेंगे। ये एम मास का ब्लॉक बोल रखा है कि रेस्ट में है। मुझसे पूछा है फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक, कि ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स कितना है ये बताओ। जो बिल्कुल ठेठ गंवार बच्चा होगा ना वो फ्रिक्शनल फोर्स लिखेगा,
म्यू एम जी कॉस थीटा। जो बिल्कुल ठेठ गंवार बच्चा होगा ना वो फ्रिक्शनल फोर्स लिखेगा म्यू एम जी कॉस थीटा, और जो समझदार बच्चा होगा ना वो कहेगा कि देखो सर ऐसा है कि ये हमारा एम मास का ब्लॉक है रेस्ट पे। कौन से फोर्सेस हैं? एम जी जिसके दो कंपोनेंट, अलोंग द इंक्लाइन आएगा एम जी साइन थीटा, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा एम जी का कॉस थीटा, इंक्लाइन प्लेन का कुछ न कुछ नॉर्मल आएगा, नॉर्मल शुड बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। ये एम मास का ब्लॉक इस एम जी साइन थीटा के कारण स्लिप करना चाहेगा नीचे की तरफ, तो इस एम मास के ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ, इस एम मास के ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा ऊपर की तरफ, और मैं तो श्योर हूं कि वो फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक है। क्यों? क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि बेटा आपका जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, लिखा हुआ है कि स्टैटिक फ्रिक्शन कि रेस्ट पे है, और अगर ये रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो उसकी वैल्यू हम लोग किसी फॉर्मूले से नहीं सिचुएशन से निकालते हैं। सिचुएशन ये कह रही है कि एम मास के ब्लॉक पर एम जी साइन थीटा लग रही है, ऐसी उसको नीचे गिरने से बचाने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ लग जाना चाहिए बेटा, कितना? एम जी साइन थीटा। सर फिर ये म्यू एम जी कॉस थीटा क्या है? ये बेटा मेरे ख्याल से जो भी जितने भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहे हैं उनमें से सबसे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। अब इस सिचुएशन में तो स्टैटिक फ्रिक्शन वैल्यू एम जी साइन थीटा है, वो म्यू इंटू एन से आप निकालते हो वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। जैसे मैं तो पहले बता चुका हूं सबसे पहले सवाल में कि स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी? 51 न्यूटन, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स तो 0 से लेकर 51 तक कितना भी हो सकता था, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन पर डिपेंड करता है सब कुछ। लो बेटा आंसर आ गया कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज एम जी साइन थीटा नॉट म्यू एम जी कॉस थीटा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज का बेटा क्या फंडा है, क्या सिचुएशन है, आराम से इत्मीनान से सुनिएगा समझिएगा। ये मेरे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये बेटा इंक्लाइन प्लेन, और इस इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बेटा आपके पास वो थीटा है। इस एंगल थीटा को बेटा हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, हम इसको स्लोली बढ़ा रहे हैं, धीरे 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 बढ़ा रहे हैं। इसके ऊपर एक ब्लॉक पड़ा है बेटा, इस पर एक ब्लॉक पड़ा है एम मास का। कौन से फोर्सेस तुम जानते हो बेटा? एम जी साइन थीटा, इधर की तरफ तेरा एम जी कॉस थीटा, ऐसे आएगा आपका नॉर्मल। ये ब्लॉक ना गिरे इसलिए ऊपर की तरफ बेटा क्या लग जाएगा? फ्रिक्शन, वो भी स्टैटिक। और उस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी मेरे बालक जानते हैं कि सर अगर ब्लॉक नहीं गिर रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो हम फॉर्मूले से नहीं सिचुएशन से निकालेंगे, दैट इज एम जी साइन थीटा। इस ब्लॉक के और इस इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बेटा आपका म्यू है। अब आराम से सुनना बेटा, मैंने एंगल थीटा धीरे धीरे बढ़ाया, एंगल थीटा बढ़ाऊंगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो ये एम जी साइन थीटा बढ़ेगा। अगर ये एम जी साइन थीटा बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ लगने वाला स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा, और ऊपर की तरफ लगने वाला अगर स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है कि ऐसे तो है नहीं कि स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाएगा। एक टाइम तो ऐसा आएगा कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते 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 इंक्रीज होते 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 अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा, अपनी लिमिटिंग वैल्यू पर पहुंच जाएगा। बस यहीं तक एंगल थीटा बढ़ाना। अगर तू इससे हल्का सा भी ज्यादा एंगल बढ़ाएगा ना तो उस एम जी साइन थीटा को अब फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस नहीं कर पाएगा और आपका जो ब्लॉक है वो बेटा नीचे की तरफ स्लिप कर जाएगा। दैट मैक्सिमम पॉसिबल एंगल इज नोन एज योर एंगल ऑफ रिपोज। मैं इस एंगल ऑफ रिपोज को दो तरीके से डिफाइन कर सकता हूं। पहला तो ऐसे कि हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम कितना, हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम एंगल कितना रखूं कि स्लिप ना करे, या फिर हॉरिजॉन्टल से कम कितना एंगल रखूं कि जस्ट स्लिप हो जाए। एक ही बात है, अलग अलग बात थोड़ी है।
हॉरिजॉन्टल से मैक्सिमम कितना एंगल रखूं कि स्लिप ना हो, और कम से कम कितना एंगल रखूंगी जस्ट स्लिप हो जाए। अब बेटा तुम तो समझ गए, एंगल थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो एम जी साइन थीटा बढ़ेगा, एम जी साइन बढ़ेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। ऐसे अगर स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया तो एक जस्ट स्लिपिंग वाले केस आ जाएगी। जस्ट स्लिपिंग वाले केस के अंदर आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जिसकी वैल्यू आप बड़ा कह रहे हो कि एम जी साइन थीटा है, वो बढ़ते बढ़ते स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के bराबर हो जाएगा। और स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का तो फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं। क्या जानते हैं? म्यू इंटू नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू क्या है? एम जी कॉस थीटा। और तब बेटा मेरे बच्चे बोलेंगे सर उस टाइम पर म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, उस टाइम पर दिस विल बी इक्वल टू दिस, एम जी कैंसिल, और मेरे पास आ गया है टेन थीटा इज इक्वल्स टू म्यू। दिस थीटा विच इज टेन इनवर्स ऑफ म्यू, which is tan inverse of mu is known as angle of repose। अगर आपका एंगल थीटा इसके बराबर या इससे छोटा है तो ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा, इससे थोड़ा सा भी अगर ज्यादा कर दिया बड़ा फटाक से हमका ब्लॉक कर जाएगा स्लिप। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ चुका है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। तो कोई पूछ ले कि सर एंगल ऑफ रिपोज को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बोल देंगे कि हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन का मैक्सिमम कितना एंगल रखूं कि ब्लॉक उस इंक्लाइंड प्लेन पर स्लिप ना करे, या फिर उस पर जस्ट स्लिप करना स्टार्ट करे, या फिर बेटा मिनिमम वो एंगल जिस पर ब्लॉक स्लिप कर सके, वो एक ही बात है, सबका मतलब एक ही बेटा एंगल ऑफ रिपोज। सर कहां काम आता है? ये काम आता है किसी भी दो सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने के। जैसे मैं एक सवाल ही करा देता हूं, करा देता हूं। जैसे बड़ा मान लीजिए, थोड़ा रिस्की कम है बट चलिए करते हैं कोशिश। मेरे हाथ के और इस फोन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, मेरे हाथ के और इस फोन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है। मैं क्या करूंगा कि मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन धीरे 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 बढ़ाऊंगा। अब कोई एंगल ऐसा आएगा, बस बेटा आगे बेटा आगे आगे, ये वो एंगल है बेटा जिस पर ये हमारा स्लिप कर गया है। tan ऑफ दिस एंगल, tan ऑफ दिस एंगल विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन माई हैंड माई फोन। इन दोनों के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज पे बढ़िया सा सवाल करते हैं यार, अच्छा सा सवाल करते हैं। जेई का ही सवाल ले रहा हूँ, और ऐसा आसान नहीं, मतलब थोड़ा अच्छा सवाल ले रहा हूँ, सिचुएशन बेस्ड है। हमारे पास बेटा ये एक तार है, फिक्स्ड है, ये तार एक पैराबोलिक शेप में है, y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, बड़ा पैराबोला माउथ ओपनिंग अपवर्ड्स टाइप से। इस तार के अंदर ऐसे बड़ा एक रिंग फंसा रखी है अपन ने, ऐसे रिंग मान लो बड़ा, बीड मान लो, है ना, मोती मान लो, ठीक। इसका मास m है, हालांकि बड़ा मास की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमने ऐसे फंसा रखी है। इस बीड के और तार के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू हमें गिवन है। मैं इस बीड को यहां कहीं रहता हूं तो यहां पड़ी रहती है, इस बीड को यहां कहीं रखता हूं तो यहां पड़ी रहती है, यहां कहीं रखता हूं तो यहां कहीं पड़ी रहती है, बहुत ज्यादा ऊपर रख दूंगा तो फटाक से स्लिप कर जाती है। मेरा सवाल यह है कि एक्स एक्सिस से मैक्सिमम कितनी हाइट पर मैं बीड को रख सकूं कि बीड स्लिप ना करे। बात समझ में आ गई? यहां पर रखता हूं तो बीड बड़ा आराम से पड़ रहती है, यहां रखता हूं बड़ा बीड को तभी पड़ रहती है, बहुत ऊपर रखता हूं तो बीड फटाक से स्लिप कर जाती है। तो कोई ना कोई एक हाइट ऐसी होगी जिसके ऊपर अगर आप रखते हो तो बड़ा बीड पक्की बात है कि स्लिप कर जाएगी। तो मेरा सवाल आपसे ये है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, फाइंड मैक्सिमम हाइट, या हाइट की स्पेलिंग को क्या हो गया, फाइंड मैक्सिमम हाइट ऑफ बीड फ्रॉम एक्स एक्सिस, बेटा एक्स एक्सिस से हाइट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, सो दैट बीड डजंट स्लिप, बेटा बीड स्लिप ना करे। सुनना बेटा, कम हाइट पर क्या होगा, मान लो बेटा यहां कहीं एक टेंजेंट खींच दो बेटा ऐसे, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। इस बीड पर सबसे पहले नीचे की तरफ लग रहा होगा एम जी, ठीक है ना, ये एंगल 90 माइनस थीटा,
इस तरफ मेरे पास आएगा mg cos थीटा, इस तरफ मेरे पास आएगा mg sin थीटा, इस तरफ मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, नॉर्मल। नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है। इस mg sin थीटा के कारण बीड स्लिप करना चाहेगा नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ। तो पक्की बात है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो बेटा उसको mg sin थीटा को बैलेंस कर देगा। अब ऑब्वियस बात है बेटा, बीड जितनी ऊपर होगी थीटा उतना बड़ा होगा, थीटा जितना ज्यादा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ज्यादा होगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसा तो है नहीं कि इनफाइनाइट हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन तो एक लिमिट तक बढ़ सकता है। तो कभी ना कभी क्या होगा कि एक ऐसी जगह पहुंच जाएगी बीड बेटा जहां पर कहानी कुछ ऐसी होगी, जहां पर आपका एंगल थीटा इतना ज्यादा होगा, ये रहा आपका mg sin थीटा, ये रहा mg cos थीटा, ये रहा नॉर्मल। ये बीड स्लिप करना चाहती है ऐसे, तो फ्रिक्शन लग जाएगा ऐसे। अब ये मैक्सिमम हाइट है बेटा, इससे हल्का सा भी ऊपर रख दिया ना बेटा फिर मामला नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर आपके तो स्टैटिक फ्रिक्शन है भाई, जितना तुम ऊपर रखते हो थीटा उतना बड़ा, थीटा जितना बड़ा mg sin थीटा उतना बड़ा, और mg sin थीटा बड़ा तो ऑफकोर्स फ्रिक्शनल फोर्स ही बड़ा, और यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है बेटा। एफएस मैक्सिमम का कोई फॉर्मूला है क्या? मेरे बच्चे बोलेंगे सर स्टैटिक फ्रिक्शन का तो कोई इक्वलिटी का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का एक फॉर्मूला है, एंड दैट इज ऑफ कोर्स म्यू इनटू नॉर्मल। नॉर्मल की बेटा मेरे पास प्यारे बच्चों कितनी वैल्यू है, mg cos थीटा। यहां पर दिस विल बी इक्वल टू दिस, और मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि मेरे पास यहां पर इक्वेशन आ गई है, म्यू mg cos थीटा इज इक्वल्स टू mg sin थीटा, और यहां से मेरे पास आ गया है tan थीटा इक्वल्स टू म्यू। जो मेरा समझदार बच्चा होता है तो डायरेक्ट बोलता है कि सर यहां पर एंगल कम है, यहां पर एंगल ज्यादा है, यहां पर एंगल और ज्यादा है, मैक्सिमम स्लोप जो हो सकता है वो म्यू के बराबर हो सकता है, जिसे हम याद रख रखे हैं कि tan थीटा, थीटा इज द एंगल ऑफ रिपोज, इससे जस्ट ऊपर वाले पर एंगल थीटा जो होगा वो म्यू से ज्यादा, tan थीटा जो म्यू से ज्यादा हो जाएगा और फिर स्लिप कर जाएगा। कोई बच्चा होता है डायरेक्ट कहता, लेकिन आखिर में tan थीटा से बड़ा वो x और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, तो इतना तो बड़ा आपको आता ही कि tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों dy बाई dx। बड़ा y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना बेटा कितना आएगा, 2kx। 2kx की जो वैल्यू है बेटा वो कितनी आनी चाहिए, म्यू आनी चाहिए, और x की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, म्यू अपॉन 2k। x की वैल्यू आएगी म्यू अपॉन 2k। x की वैल्यू जैसे ही बेटा म्यू अपॉन 2k आएगी, मुझे x की वैल्यू नहीं पूछ बेटा, y की वैल्यू पूछी है, y की वैल्यू आएगी ऑफ कोर्स k इंटू एक्स का स्क्वायर। प्यारे बच्चों x का स्क्वायर दैट इज म्यू अपॉन 2k का स्क्वायर, दैट इज ऑफ कोर्स म्यू स्क्वायर अपॉन 4k। ये आपके पास मैक्सिमम y कोऑर्डिनेट है जहां तक आप पार्टिकल रख सकते हो। उससे अगर आप ऊपर बीट को रखते हो तो आपका tan थीटा जो है म्यू से बड़ा हो जाएगा और आपका बीट नीचे की तरफ स्लिप कर जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट इज बेटा बहुत ही बढ़िया सा सवाल, सुनिएगा। हमारे पास बेटा ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पर कोई m मास का ब्लॉक पड़ा है, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बेटा थीटा है, ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका म्यू है। इस m मास के ब्लॉक पर हमने अप द इंक्लाइन कोई ना कोई फोर्स लगा रखा है, लेट्स से बेटा दैट फोर्स इज F। अच्छा ये भी दे रखा है कि tan थीटा बेटा म्यू से बड़ा है, tan थीटा अगर म्यू के बराबर होता है तो बड़ा ब्लॉक जस्ट स्लिप करने वाला होता है, यहां पर तो tan थीटा अगर म्यू से बड़ा है तो ऑफ कोर्स ब्लॉक नीचे स्लिप करने वाला है। स्लिप करने से बचाने के लिए मैंने ऊपर की तरफ क्या लगा दिया, कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स F। छोटे छोटे चिन्ने मिन्ने प्यारे प्यारे 3 सवाल पूछ रहा हूं कि जिस, और सवाल मैंने इस तरह चूज किए कि आपको सिचुएशन और बेटर तरीके से समझ में आए। पहला सवाल, फाइंड F
इफ देर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक। कैपिटल एफ कितना होगा अगर फ्रिक्शनल फोर्स लगे ही नहीं। एफ कितना रखूं कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगे ही नहीं। कोई फ्रिक्शनल फोर्स लगे ही नहीं। सोचते हैं बेटा, इस एम मास के ब्लॉक पर कौन से फोर्स। सबसे पहले एम जी, एम जी साइन थीटा ऐसे, एम जी कॉस थीटा ऐसे, जमीन का नॉर्मल ऐसे, सॉरी इंक्लाइन प्लेन का नॉर्मल ऐसे, उसकी वैल्यू भी बड़ा एम जी कॉस थीटा, और एफ ऐसे। फ्रिक्शनल फोर्स मैंने दिखाया नहीं, क्यों? क्योंकि लग नहीं रहा। पहले वाले सवाल में तो बोला है कि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगना चाहिए, तो मैंने फ्रिक्शनल फोर्स दिखाया नहीं। पक्की बात है कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए, क्योंकि ब्लॉक अगर ऊपर एक्सेलरेट करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे लग जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स से बड़ा नीचे एक्सेलरेट करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर लग जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए 0 और ये इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए। तो कैपिटल एफ को मुझे कितना रखना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम पे रखना है, तो एफ मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। अगर आपका एफ अगर एम जी साइन थीटा के बराबर हो गया तो एम जी साइन थीटा कैंसिल। ब्लॉक की टेंडेंसी ना तो ऊपर जाने की ना ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे जाने की, तो फ्रिक्शन की तो जरूरत है ही नहीं। बिना फ्रिक्शन के ही रिलेटिव मोशन हो ही नहीं रहा, तो फ्रिक्शन की भी जरूरत नहीं है। पहले का आंसर आ चुका है, एफ इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। दूसरा सवाल, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक डजंट मूव। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ क्या रखूं कि ब्लॉक मूव ना करे? अभी सोचते हैं बेटा। हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन प्लेन, ये वाला एंगल थीटा, ये एम मास का ब्लॉक। एम मास के ब्लॉक और नीचे वाले सरफेस के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, और ये है मेरे पास एम जी साइन थीटा, ये मेरे पास है एम जी कॉस थीटा। इधर की तरफ मेरे प्यारे बच्चों है नॉर्मल, और ऐसे है मेरे पास एफ। अब आराम से सुनना है, एफ की वैल्यू अगर एम जी साइन थीटा के बराबर है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। अब अगर मैं इस एफ को बढ़ाऊंगा तो ब्लॉक जाना चाहेगा ऊपर की तरफ, तो ऑफ कोर्स बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा नीचे की तरफ। लेकिन ब्लॉक मूव नहीं किया अभी तक, क्योंकि फ्रिक्शन कौन सा है? स्टैटिक। मूव थोड़ी किया अभी तक। ये जो एफ है ये इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। अब आप जैसे 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 इस एफ को बढ़ाओगे वैसे 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 स्टैटिक फ्रिक्शन लगातार बढ़ेगा। लेकिन ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस तरह से बढ़ेगा कि ब्लॉक मूव ना करे। एफ को बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, एफ को बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, एफ को बढ़ाओगे फ्रिक्शन बढ़ेगा। अरे फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट थोड़ी हो जाएगा। कभी ना कभी जब आपके इस फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो उस टाइम पर हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी मैक्सिमम हो जाएगी। अगर आपने एफ को इससे भी अगर ज्यादा कर दिया तो अब आपका फ्रिक्शनल फोर्स हार मान जाएगा और ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लिप कर जाएगा। हम क्या चाहते हैं कि स्लिप ना करे, तो बड़ा उस केस के अंदर एफ को सिर्फ इतना ही बढ़ाओ कि उसको अपोज करने में जो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है वो अपने लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच जाए। अभी भी ब्लॉक मूव नहीं किए तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि हमारे पास जो ऊपर की तरफ मैक्सिमम फोर्स आप लगा सकते हो उसकी वैल्यू विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। प्यारे वाले बच्चों, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का कोई फॉर्मूला वॉर्मूला घोट घाट रखा है क्या? तो मुझे लगा हाँ सर बिल्कुल घोट रखा है। फॉर्मूला है म्यू इंटू नॉर्मल। अरे प्यारे बच्चों, नॉर्मल की वैल्यू तो एम जी का कॉस थीटा। ऊपर की तरफ मैक्सिमम इतना फोर्स लगा सकते हो कि ब्लॉक मूव ना करे। ये आपके पास मैक्सिमम वो फोर्स है जिससे ब्लॉक मूव नहीं करेगा। अगर आपने इससे थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगा दिया तो अब फ्रिक्शनल फोर्स और नहीं बढ़ सकता और ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। तो कल को कोई मुझसे ये पूछ ले कि कम से कम कितना फोर्स लगाऊं कि ब्लॉक ऊपर की तरफ स्लिप कर जाए, तो जवाब दे देना कि दिस प्लस
0.000001 ऐसा कुछ बोलते हैं ना। समझ गए इस बात को? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक डजंट मूव। कम से कम कितना एफ लगाऊं कि ब्लॉक मूव ना करे? कम से कम कितना फोर्स लगाऊं कि ब्लॉक मूव ना करे? अभी सोचते हैं बेटा, ये आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, ये मेरे पास एम मास का ब्लॉक। सबसे पहले एम जी के दो कंपोनेंट, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन एम जी साइन थीटा, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एम जी कॉस थीटा, इस तरफ आपका नॉर्मल, और आपने बेटा इस तरफ कोई ना कोई फोर्स लगा रखा। अब आराम सुनना है, अगर इस एफ की वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर है तो ना तो फ्रिक्शन है ना ब्लॉक मूव कर रहा है। इस एफ को एम जी साइन थीटा से भी कम कर दो कम। जैसे ही इस एफ को मैंने एम जी साइन थीटा से कम किया तो नीचे तो लग रहा है, मतलब डाउन द इंक्लाइन तो लग रहा है एम जी साइन थीटा, अब द इंक्लाइन लग रहा है एम जी साइन थीटा से कम फोर्स, तो ब्लॉक स्लिप करना चाहेगा नीचे। जैसे ही ब्लॉक स्लिप करना चाहेगा नीचे, स्टैटिक फ्रिक्शन लग जाएगा ऊपर। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये इस एफ को सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है उसकी। ये दोनों मिलकर किससे झगड़ा कर रहे हैं? एम जी साइन थीटा से। अब मैं चाहता हूं कि एफ की कम से कम वैल्यू। अब जैसे जैसे मैं एफ को घटाऊंगा एम जी साइन थीटा उतना ही रहेगा, तो जितना तुम इसको घटाओगे उतना आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, बिकॉज दिस प्लस दिस इक्वल्स टू दिस। ब्लॉक मूव कर तो रहा नहीं, तो बड़े आराम से कह सकता हूं कि एफ प्लस एफ एस मस्ट बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। नीचे लगने वाला फोर्स तो फिक्स है, जैसे जैसे आप इस एक्सटर्नल फोर्स को घटाओगे वैसे वैसे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि एफ घटते घटते फ्रिक्शन बढ़ते घटते, एफ घटते घटते फ्रिक्शन बढ़ते बढ़ते फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू मेरे प्यारे वाले बाल को हो जाएगी मैक्सिमम। उस टाइम पर तुम्हारे फोर्स की वैल्यू हो जाएगी मिनिमम। इससे कम फोर्स मत कर देना, इससे अगर कम फोर्स कर दिया तो बेटा अब तेरा स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा और बेटा वो नीचे की तरफ का ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। तो इस केस के अंदर जब इसकी वैल्यू कम से कम, इसकी वैल्यू ज्यादा ज्यादा, दोनों मिलकर इसको बैलेंस कर रही है, तो मैं बड़े आराम से बोल दूंगा कि एफ मिनिमम प्लस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू शुड बैलेंस एम जी का साइन थीटा। और मैं बड़े आराम से कह दूंगा कि एफ मिनिमम इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का कोई फॉर्मूला तुमने याद कर रखा है क्या? आप बेटा घर से बैठे बैठे चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से बोल रहे होंगे, मेरे पास आवाज़ भी आ रही है कि हाँ सर म्यू एम जी कॉस थीटा, और मेरे पास मिनिमम फोर्स की जो वैल्यू आ गई है दैट इज एम जी अगर आपने इससे कम फोर्स लगा दिया बेटा तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और ये मिलकर इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का इस तरह जोर चलता ही नहीं बेटा, ये दोनों मैक्सिमम लग गया। अच्छे रिजल्ट हैं बड़ा, अच्छे आंसर हैं, ठीक है। आई होप इनको आप कभी ना कभी याद भी रख सकते हो।